ये जो डिवाइसिव टेंडेंसीज की जो हौसला अफजाई की गई थी सारे पीरियड में, कभी पहाड़ी और नॉन पहाड़ी के बीच में, कभी गुर्जर बकरवाल और बाकी के बीच में, आर्टिकल 370 के तहत जुड़े हुए, हमारी आइडेंटिटी के साथ जुड़े हुए, सिविल राइट्स के साथ जुड़े हुए, डेमोक्रेसी के साथ जुड़े हुए, हमारे इतिहाद के साथ जुड़े हुए जो इश्यूज हैं शायद लोग भूल जाएंगे और वो उनकी गलतफहमी है। और उस सिलसिले में आने वाले दिनों में ये कहीं ना कहीं खुल के सामने आएंगे और किसी भी हालत में आएंगे। कोई भी इस सिलसिले में दबा नहीं सकता। इक़्तिदार में जो लोग हैं उनको भी जागरूक और तमाम जो कुव्वतें हैं उनको ये याद दिलाना कि वी मस्ट नाउ बिल्ड प्रेशर, वी मस्ट ऑन द स्ट्रीट्स, और हमें खुल के अपने राइट्स को, जो वो कम से कम वो चीजें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट की है उनको लेके मैदान में आकर उनको ये याद दिलाना होगा कि जिन्नी देर तक असी सड़कों ते नहीं निकलते ते जेड़े अपने आप नूं कहंदे ने कि असी लोकां दे मसाइल नूं हल करांगे, अगर वो नहीं करते तो उन्हां दे करा भी करेंगे, कुछ नहीं कर सकते तो फिर मेरा ख्याल है खुदकशी करूं तो बगैर तुहाडा वाती कोई चाहे। बाकी रह गया इनकलाब। इनकलाब जड़ा है एक रेवोल्यूशनरी नॉट ए टेनर पार्टी। इनकलाब जड़ा है और लाना पैदा है, ਉਹਦੇ वास्ते लड़ाई लड़नी पैदी है। और जिन्नी देर तक साडे अंदर खून है उन्नी देर तक असी हक सच दे इंसाफ के लिए लड़िए। खतरा है, आइन को खतरा है, आइन को खतरा है, ये अब एक जुमला बन गया है। ये जुमला पहले नहीं था। मैं टोटली एपॉलिटिकल हूँ, मैं किसी भी सियासी तंजीम से ताल्लुक नहीं रखता हूँ। मेरी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम मिलकर चलाने की कोशिश करते रहते हैं। बरादरियों की अगर बात करें तो मुस्लिम बरादरी जम्मू कश्मीर में अक्सरियत में है, मेजॉरिटी में है, लेकिन नेशनल लेवल पर ये बरादरी जो है ये माइनॉरिटी में। इसी बरादरी के बड़े कद्दावर लीडर हैं, नेशनल लेवल के नहीं बल्कि अब तो वो इंटरनेशनल लेवल के हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, दक्षिण भारत से ताल्लुक रखते हैं और वो हर पार्लियामानी इलेक्शन या स्टेट असेंबली के इलेक्शन में कंपेन करते रहते हैं। उन लोगों की जिनको हम अक्सर बोलते रहते हैं हमें संविधान से इनका खतरा है। पहले तो प्रॉक्सी की तरह चलते रहे, लेकिन आप एक आम आदमी को भी पता है कि ये कंपेन कैसे कर रहे हैं, ये उनको गाली कैसे दे रहे हैं। आरएसएस बीजेपी को सबको मालूम है और मेरे सामने तो कोई पैसे की लेन देन नहीं हुआ है जो, लेकिन हम भी सुनते हैं गलियारों में कि 100 करोड़ रुपए वो लेते हैं 8-8 दिन के तकरीरें करने के और उनके खिलाफ बोलते हैं और बेसिकली वो मुसलमान भाइयों का वोट करने के लिए करते हैं। मैं उनका भी क्रिटिक नहीं हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ सभी पार्टी से मुंसलिक लोग यहाँ पर तशरीफ फरमा है, जिस पार्टी ने उन संविधान को खतरा बनाने वालों को यहाँ लाया, आज वही पार्टी प्रेजेंट डिस्पेंसेशन की नंबर 1 क्रिटिक है। मैं माजरत चाहूंगा, मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, आप सब समझदार लोग हैं, लेकिन इस रियासत को तोड़फोड़ करने, इस रियासत को बर्बाद करने का रोल भी उसी पार्टी का सबसे ज्यादा रहा है, क्योंकि उन्होंने उनके साथ दोस्ती डाली थी। वो जो मैंडेट मिला है सरकार को, वो किस किस्म का मैंडेट? एक अमेरिकन थिंक टैंक है रॉबर्ट डी कपलान, उनकी एक बहुत मशहूर किताब है जिसका नाम है द रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी। उनका ये कहना है कि आपकी जितनी भी तहजीब, आपकी सियासत, आपकी सोच, आपकी उम्मीदें, आपका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो है वो सब ज्योग्राफी के ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर आप जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी को देखें तो जिस तरह से पहाड़ डिवाइड करते हैं एक टेरिटरी को, या जिस तरह से एक दरिया डिवाइड करता है टेरिटरी को, उसी लिहाज से उसी के मुताबिक लोगों की सोच, सियासी मांगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस पर। और एक बहुत बड़ा जो हिस्सा जो है, क्योंकि मुजफ्फर खान साहब यहाँ पे हैं, पीर पंचाल हिस्सा कहा जाता है, उसको पूछ रजौरी को, बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो डिवाइड जो करता है रियासत को, वो पीर पंचाल करता है। उसके पार एक खास किस्म की जबान, एक खास किस्म का कल्चर,
और उसके इस तरफ एक खास किस्म का खास किस्म की कल्चर, और इन दोनों में फर्क है। और इसी वजह से जो मैंडेट आया है वो कुछ पीर पंचाल के इस तरफ मुख्तलिफ निस्बत और उस तरफ थोड़ा सा मुख्तलिफ। एक वजह इसकी ये भी है कि अगर हम हिस्ट्री में जाएं जम्मू कश्मीर की, तो ये रियासत जो है वो महाराजा गुलाब सिंह ने बनाई। वो जम्मू के राजा थे, उसके बाद जो है उन्होंने 15 लाख नानकशाही में कश्मीर का इलाका वो खरीदा, और उसके अलावा जोरावर सिंह जंग के जरिए से तिब्बत और इन तमाम जगहों को जो उसको साथ में शामिल किया। तो अक्सर जम्मू के जो डोगरा हैं उनका ये ख्याल था कि ये क्रिएटिव स्टेट जो है वो हमारी है, और सीट ऑफ पावर जो है वो जम्मू था। मगर जियो पॉलिटिक्स की वजह से, जिस तरह से कि रूस, अफगानिस्तान और बाद में चीन, इन तमाम जगहों के लिए एक बफर स्टेट है, तो उन्होंने महाराजा ने ये समझा कि इसको 6 महीने के लिए श्रीनगर में रहना चाहिए, और धीरे धीरे कैपिटल जो है वो श्रीनगर और जम्मू के दरमियान डिवाइड हो गया। फिर एक सीन के ऊपर जो है 1931 में एक एजिटेशन होती है, और शेख अब्दुल्ला नाम का एक जो स्कूल टीचर था और पढ़ के आया था अलीगढ़ से, उसने एक एजिटेशन की और आस्ता आस्ता उन्होंने एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई। तो अब ये डिवीजन और ज्यादा गहरा हो गया कि एक तरफ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, एक तरफ डोगरा है। लेकिन उन्होंने कोर्स करेक्शन की। कोर्स करेक्शन ये है कि उनकी मुलाकात हुई, यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी के 2 लोग जो है यहाँ पे बात करके गए हैं। कोर्स करेक्शन उनकी जो हुई वो उनका ताल्लुक हुआ बाबा प्यारे लाल बेदी के साथ, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के थे और ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए थे। जब उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि जी क्या करते हो? उन्होंने कहा जी कि मेरी आवाम बड़ी परेशान हाल है, हमारे लोग जो हैं वो टिलर हैं, मुसलमान हैं। उन्होंने कहा इससे तो मामला हल नहीं होता। तो इसलिए ओवर ए पीरियड टाइम स्विच ओवर हुआ फ्रॉम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस टू नेशनल कॉन्फ्रेंस, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग दहका के लिए, टेलर के लिए और मजदूरों के लिए उसके हक पे काम किया जाए। और एक जमाना आया कि जब उन्होंने कानून पास किया लैंड टू द टिलर, उसकी वजह से कुछ लोग जो हैं वो और डिसएम्पावर्ड। अनफॉर्चुनेटली ये जम्मू का रीजन और डोगरा एरिया में फीलिंग ऑफ डिसएम्पावरमेंट जो है वो रही, और उस वजह से जब कभी शेख अब्दुल्ला की सरकार गिरी या कश्मीर की पॉलिटिकल पावर जो है वो डिसएम्पावर हुई, तो उसमें अंदर ही अंदर दिल में खुशी पैदा हुई जम्मू के इलाके में। अब हद ये हो गई है कि डिसएम्पावरमेंट थ्रू आउट है, कश्मीर और जम्मू हर जगह। उसके बावजूद भी एक खामोशी इस तरफ को डोगरा लैंड में नजर आती है कि एम्प्लॉयमेंट यहाँ नहीं है, जमीनों के जो है हालात यहाँ पे खराब हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको उसमें कोई परेशानी नजर नहीं आती। आर्टिकल 370, आर्टिकल 35 है। इसी तरह उन्होंने ये भी बहुत बड़े जोर से प्रॉमिस किया कि 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ पे जो लॉज इनेक्ट हुए हम उनके खिलाफ भी उनको हम रिवर्स करेंगे। इसी तरह फॉर द ड्यूरेबल पीस इंडो पाक रिलेशन, हम चाहते हैं कि जब तक इंडिया पाक के दरमियान यहाँ पे अमन नहीं होगा, ये बात भी आपको समझ लेनी चाहिए। जब तक इन दोनों ममालिक के दरमियान अमन नहीं होगा, जो हमारे मसले मसाइल हैं उनके, जिस तरह कश्मीर इशू है बहुत बड़ा, जब तक उसकी तरफ हल के तरफ हम नहीं बढ़ेंगे, मैं समझता हूँ यहाँ पे ड्यूरेबल पीस नहीं आ सकता। और जिस तरह खासकर आज मुज्तबा साहब ने एक बहुत बड़ी बात की, उन्होंने जो मैंडेट की बात की, और वाकई उन्होंने कहा कि ये जो मैंडेट है ये ज्योग्राफिकली ये फ्रैक्चर्ड है। इस पॉइंट को मैं ये कहूँगा, मेरी ये समझने की बात है हम सब के लिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो मैंडेट मिला है, ये जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और मेजॉरिटी ऑफ पीपल दे हैव वोटेड फॉर नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनको पावर मिली है। अब उन्होंने ये जो प्रॉमिसेस किए, खासकर आप जम्मू में देखिए, मैं जम्मू की बात करूंगा, आज यहाँ पे जो बाहर के कंट्रैक्टर्स हैं, जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, सब सारा काम वही ले रहे हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, डेली वेजेस, छोटे छोटे इश्यूज हैं, और खासकर नौकरियां हमारी जो कि हमारी आर्टिकल 370 के तहत हमारी सुरक्षित थी, वो सेफ थी, आज बाहर के लोग नौकरियों पे आ रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी चिंता की बात है।
और मैं इस हवाले से एक बात कहूंगा, खासकर जो मुइत्ता साहब ने बात की है कि ये जो फ्रैक्चर मैंडेट है, यहाँ जम्मू में खासकर कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल बनता है, क्योंकि कांग्रेस आफ्टर बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है, ऑपोजिशन पार्टी है इंडिया की। मुझे ऐसे लगता है कि जो कांग्रेस के लोग हैं ना कहीं वो ठंडे पड़ गए हैं, वो सो रहे हैं। और मेरी इस मंच से कांग्रेस के कैडर को ये अपील है कि कांग्रेस को जम्मू में तकड़े होना चाहिए, उनको एक रोल निभाना चाहिए। अगर आपका भी कभी पॉइंट आपका था कि वी हैव टू वेट टू, आई रियलाइज ओवरनाइट नहीं होगी चीजें, इट विल टेक टाइम टू अनफोल्ड, बट देयर आर सर्टेन इश्यूज, सर्टेन चीजें जिनको एट प्रायोरिटी में टेक अप करना चाहिए था। और जो प्री इलेक्शंस कमिटमेंट जो है हमारी रूलिंग रेजिम की, उनकी थी कि जैसे हम सरकार, सिर्फ उनकी नहीं सबकी थी, पीडीपी की थी, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी सबकी थी, हम आते ही विल डू वंडर्स, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। जम्मू कश्मीर हैज ऑलवेज बीन सब्जेक्टेड टू मिजरी। मैं आप सबसे छोटा हूं, बट जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने देखा, आई हैव बीन रिप्रेजेंटेटिव फॉर इंडिया एट द यूएन। तो जितना मैंने पॉलिटिकली देखी है चीजें, एक छोटी सी एग्जांपल, आपने बोला कि जो पॉलिटिकली उन्होंने वेलकम करा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को, हमारे घर पे एक मेहमान आए थे। सेम मेहमान से बाकी सब पॉलिटिकल पार्टीज भी अपना अपना जब पुट फोर्थ करते हैं कंसर्न्स, तब यही ऑर्गेनाइजेशन थी जो उनको ब्लेम करती थी ए टीम, बी टीम, सी टीम करके। ओके, कमिंग डायरेक्टली टू द पॉइंट, लास्ट 100 डेज में जो आपका मैनिफेस्टो था, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो था, ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट हुई। मैं अपनी एग्जांपल दूं, आई हैव बीन वर्किंग एज अ स्टूडेंट राइट्स एक्टिविस्ट सिंस लास्ट 2 इयर्स नाउ। जो अभी रिजर्वेशन का इशू है, बहुत लाइमलाइट में है इशू, आई स्टार्टेड इट। आई हैव अप्रोच्ड द होम मिनिस्ट्री, हिज डेप्यूटीज, द लेफ्टिनेंट गवर्नर, सबके पास में जाके, और अभी करंट डिस्पेंसेशन से भी अभी 2 दिन पहले मेरी ऑनरेबल चेयरपर्सन सकीना जी से भी मेरी मुलाकात हुई उनके ऑफिस चैम्बर में। हमारे यहाँ पे अभी हमारे एक सीनियर साथी ने कोट करा कि देयर आर समथिंग अप्रॉक्सिमेटली 7 लाख अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट। 7 लाख नहीं, उससे बहुत ज्यादा है जो सिर्फ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। The figure is touching around 12 lakh something, कुछ ऐसा है। और जो हमारा एनसीआरबी का एक ऑफिशियल डेटा है, जो हमारा लास्ट सेंसस हुआ है 2011 में, जेएंडके स्टैंड्स ऑन द लास्ट लिस्ट में सबसे एंड पे है, अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड। उसमें हम, व्हिच इज पॉजिटिव थिंग, हम सबसे लास्ट में स्टैंड करते हैं। फिर हमारा स्टेट सबसे टॉप पे क्यों स्टैंड कर रहा है इन अनएम्प्लॉयमेंट? Why do we have 32% of unemployment, which is highest in the country? I have been demanding a rationalized reservation policy. 11 का सेंसस है, गवर्नमेंट ने कंडक्ट करा है, हमने नहीं करा है, आपने नहीं करा है, किसी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करा है। उसमें the composition of population of the general category is approximately 69%. So why that 69% has been subjected to merely 25% or 26% of the reservation? 100 दिन ज्यादा नहीं होते, 100 दिन खाली 3 महीने। मेरे दोस्त ने जो भी बात कही, मैं उससे भी इत्तेफाक कर सकता हूं कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका इंटरवेंशन हमें इमीडिएटली चाहिए, क्योंकि अगर पेन हो तो, कोई बीमार हो तो सबसे पहले पेन मैनेजमेंट किया जाता है, सबसे पहले स्टेबल किया जाता है। इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनको एक इमीडिएट हमें इंटरवेंशन चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी एज निकलती जा रही है, they are touching the upper age limit and the issues are lingering on. You are saying it is sub judice, you are saying that now it's in high court, subcommittee could not do anything. तो ये सारी चीजें हैं जिनका अपर एज लिमिट खत्म हो जाएगा, तो आप ये सोचिए कि वो क्या करेंगे, वो क्या इसी में रहेंगे? बीच में ये भी स्टेटमेंट आया कि आप ऐसा कीजिए कि आप वैकेंसीज को होल्ड पे रखिए, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें भी कोई सेंस है कि कब तक हम होल्ड पे रखेंगे। इस कॉन्फ्लिक्ट जा रहा है, इट्स गोइंग ऑन एंड वी आर रिकंस्ट्रक्टिंग। हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट कश्मीर का था, ये लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट था। हमारा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट अफगानिस्तान जैसी कंट्रीज में थी, लेकिन आप मुझे ये कहिए कि क्या वहां पे लोगों ने शादियां करना बंद कर दिया? नो। जीना बंद कर दिया? नहीं। बच्चे पैदा करना बंद कर दिया? नहीं। लाइफ इज गोइंग ऑन और कॉन्फ्लिक्ट अपनी जगह पे जारी था। इसी तरह से मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस मामले पे जल्द से जल्द इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा स्टेक्स हैं और वो स्टेक्स यूथ का है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहूंगा, ये कहना भी बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा
कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन 100 दिनों में कोई काम नहीं किया। अगर हम रिपोर्ट कार्ड को देखेंगे तो 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड, मुझे लगता है, मैं कोई जज नहीं हूं, मैं कोई ये नहीं हूं who can evaluate its performance, but yes we could give 7 out of 10। आप देखिए कि बड़े बड़े जो इश्यूज थे, स्टेटहुड का इशू कैबिनेट ने एकदम से पास कर लिया। उसके बाद आप देखेंगे कि जो हमारे पास 370 का मसला था उसको उन्होंने पास कर दिया, और वो दैट वाज वेरी स्मार्टली। मेरे दोस्त हंस रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये बात मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत ही सीरियस इश्यूज थे जिन पे उन्होंने बात किया। आप देखेंगे कि रोल बैक किया, जो समर सेशन हमारा था उसको रोल बैक कर दिया गया। कुछ वैकेंसी जो पेंडिंग थी, आप +2 की वैकेंसीज देखेंगे, वो वैकेंसीज निकली जो पिछले कुछ सालों से बंद पड़ी थी। लेकिन इससे बड़ी बात जो मैं कहने जा रहा हूं कि एक खामोशी तारी हुई थी। देयर वाज अ रेडियो साइलेंस, देयर वाज अ सफोकेशन, और उस सफोकेशन से लोग निकले। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% लोग निकल गए उस सफोकेशन से, लेकिन आज लोग बात कर रहे हैं, आज लोग अपनी बात जाहिर कर रहे हैं, आज लोग अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, शायद कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि मेरे पीछे कोई सरकार है जिसका दामन मैं पकड़ सकता हूँ। भले ही मैंने उस सरकार को वोट डाला नहीं डाला वो अलग बात है, लेकिन मुझे ये लगता है कि कोई पीछे है। मैं किसी पॉलिटिकल लीडर का नाम नहीं लूंगा, आप ट्विटर उठाइए और देख लीजिए कि वो अपोजिशन के लीडर या किसी भी पार्टीज, अक्रॉस पार्टीज, वो लीडर्स जो कल तक अपनी बात नहीं करते थे, आज उनके ट्विटर हैंडल्स को देख लीजिए। इलेक्शंस के बाद वो ट्वीट करना शुरू हो गए, इलेक्शंस के बाद वो गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज करना शुरू हो गए। तीसरी बात मैं आपसे ये कहूंगा कि 2019 से लेके आज तक एक ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट इनकलकेट करने की कोशिश की गई। हमें ये सिखाया गया है कि अथॉरिटेरियन रेजिम ही शायद अच्छी रेजिम है। कहते हैं कि बैड डेमोक्रेसी इज बेटर देन नो डेमोक्रेसी, हमें ये सिखाया गया है। बहुत सारी चीज़ों से मैं इत्फाक रखता हूँ और बहुत सारी पर मैं अपनी रिजर्वेशन भी रखता हूँ। कुछ लोगों ने यहाँ कहा कि हम हुकूमत तक बात पहुँचाएंगे। मुझे लगता है कि ये जितने मसाइल हमारे हैं ये इस हुकूमत के बस में है नहीं। और ये चीज़ें मैं उस वक़्त भी कहता था जब मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक एक्टिव मेंबर था, और कई बार जब ये लीडर्स कहते थे कि भाई बहुत जल्द यहाँ इलेक्शन करवाए जाएं, तो मैं उस वक़्त भी ये कहता था कि भाई तुम इलेक्शन की जल्दी तो कर रहे हो, लेकिन आप शायद इस खामो ख्याल में हो कि ये वही पुराने वाली असेंबली बनेगी, और किसी भी एक्स मिनिस्टर या एक्स एमएलए को ये मेरे ख्याल में यकीन भी नहीं था कि हमारी असेंबली के इख्तियारात क्या होंगे, हमारी कैबिनेट के इख्तियारात क्या होंगे, क्योंकि वो बार बार इस पर जोर लगाते हैं। तो मैंने एक बार शेर कश्मीर भवन में मीटिंग हुई, तो मैंने कहा भाई आप सब लोग कहते हो इलेक्शन तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डेडलाइन दी है, उससे पहले नोटिफिकेशन करना चीफ इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है, अदरवाइज कंटेम्प्ट हो जाएगी, वो होने ही होने। Instead of asking election, we ought to have asked for a statehood. We ought to have asked for a restoration of our special status. कुछ लोगों को एतराज है कि स्पेशल स्टेटस नहीं होना चाहिए, उनको इख्तियार है अपनी राय रखने का, हम उसको इस बिना पर तनकीद नहीं कर सकते कि अब वो राय क्यों रख रहे हैं। जमहूरियत है, आज़ादी है, they have a right। आप बैठकर बात कर सकते हैं कि स्पेशल स्टेटस अगर जम्मू कश्मीर के लिए कोई मखसूस है, इवन जो 370 था वो मखसूस जम्मू कश्मीर ही वाहिद कोई ऐसी रारा आलस जिसको कहते हैं ना, कि कोई ऐसी चिड़िया नहीं थी कि जो कहीं और नहीं मिलती है।
अगर आप 371 को गौर से पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादा मुराद है। एक ऐसी सिचुएशन 5 अगस्त 2019 के बाद कि जहां पर जम्मू कश्मीर के लोगों के पास जो कुछ बचा कुचा था वो भी लुट गया। उसके बाद 4-5 साल तक 6 साल तक आपको इंतजार करना पड़ा और आप इलेक्शन तक पहुंच गए। समझौता न करें, अपनी पहचान के साथ समझौता न करें, अपने जज्बात और एहसासात के साथ समझौता न करें। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जमीन खरीदी जाती है, इंसान नहीं बिकते और ना खरीदे जाते। लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर की जब दाग बेल डाली गई तो इंसान खरीदे गए, जानवर खरीदे गए, मुर्गियां खरीदी गई, उनके अंडे भी खरीदे गए। ये बस सबसे बड़ी, और वो महज़ब कौम, खरीदने वाले भी और बेचने वाले भी। हम उनको किसको इल्ज़ाम दें, और हम बिकने वालों में से थे। और हमने इतने बरसों में इसके खिलाफ एहतजाज किया, और इस वक्त भी वही सूरत हाल कमो बेश जो है कि पहले तो जम्मू कश्मीर का एक आइन था, वो खत्म कर दिया गया। आप में से कोई नहीं बोला, उन्होंने कहा ये बहुत बेगैरत है, ये तो बोलते ही नहीं, एहतजाज ही नहीं करते। तो अब ऐसे बेगैरत लोग जो हैं वो क्या सवाल करेंगे कि साहब आप हिसाब देंगे उनको आप। और फिर जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बड़ी अजीम कौम, और उनके बड़े वो, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाला क्योंकि बेचारा गरीब आदमी था, उसके पीछे जो हिस्ट्री थी कि वो दलित था, उसके कॉन्स्टिट्यूशन पे अब उंगलियां उठाते, उसे ख़त्म करने की पूरी कोशिशें एक तरीके से दूसरे तरीके से जारी। क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एहतराम करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के जो रखवाले हैं वो कहते हैं कि हम दलितों को ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है तहफ़्फ़ुज़ देता है, इसे ख़त्म करता है। ये आपके सामने है। और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भी वो ये है कि इससे, और उसमें मुसलमान भी और उसमें अक़लियतें भी, दूसरी अक़लियतें भी, क्रिश्चियन हैं, दूसरे लोग हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन भी उनको पसंद नहीं है। सेंटर को, ना मोदी को पसंद है, नाम लेना चाहिए, ना मोदी को पसंद है, ना शाह को पसंद है, और ना ही उनके साथ जो एक जमीयत खड़ी है वो पसंद करती है। और वही सूरत हाल उन्होंने यहाँ पैदा कर दी। आप कहते हैं कि आप किससे सवाल करेंगे, किसके खिलाफ लड़ेंगे? क्या आप दलितों को ऑर्गेनाइज करेंगे और मुसलमानों को जो है वो रैली करेंगे, और क्या आप क्रिश्चियंस को, और क्या, और फिर वो आपको बांटते हैं जम्मू के लोगों में और कश्मीर के लोगों में। और एक बात मेरे जहन में और आई कि जब ये खरीदो फरोख्त हुई थी, मुआहदा अमृतसर के में जो उसमें लिखा हुआ है उसमें जम्मू नहीं था, उसमें कश्मीर बेचा गया था नानक शाही सिक्कों के इवज। तो बिके तो जम्मू कश्मीर के लोग थे, कश्मीर के लोग थे। ये जम्मू वाले तो जो थे ये, क्योंकि इन्होंने अपनी शनाख्त हासिल करने के लिए, कि महाराजा जो था वो चूंकि एक पर्टिकुलर शनाख्त के हवाले से नाम नहीं ले रहा हूँ, तो उसने अपने आप को जम्मू किया। और हम भी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ उस वक्त जम्मू नहीं था, कश्मीर ही था। कश्मीर यूनिवर्सिटी थी, वहां पढ़ते थे, जम्मू यूनिवर्सिटी भी नहीं थी। और कश्मीर में ही लोग जो थे पढ़े लिखे होते थे, यहाँ बहुत कम थे। लेकिन आज जो है उस सूरत हाल हमने, हमारी बेगैरती ने, बेहिसी ने और कमजोरी ने हमें इस स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया है कि अब हम भिखारी हैं, हम शहरी नहीं।